नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस के रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न, जितने भी लेटेस्ट प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, उनको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है पॉलिटी की, और पॉलिटी में भी रहने वाली है क्लास नंबर 9। हम लोगों ने इसके पहले 8 क्लासेस पॉलिटी में देख लिए हैं बहुत ही अच्छे से विस्तार के साथ, और ना देखा हो तो सभी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन देख ही लेना, प्लस एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पॉलिटी की क्लास 9 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। क्या कह रहा है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब कोई भी विधेयक जो है, जो विधेयक होते हैं, उसमें से कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में पहले तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, और ये धन विधेयक क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए, इधर धन विधेयक के बारे में थोड़ी चीजें हम लोग देख लेते हैं। धन विधेयक, पहली बात तो धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल जितने बता रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक, तो धन विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में है। अब धन विधेयक है क्या? तो पहली चीज तो धन विधेयक को पूछा जाएगा कि धन विधेयक को पहले कहाँ रखा जाता है। तो याद रखना है, धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। पहले लोकसभा में, जैसे सामान्य विधेयक हैं तो पहले लोकसभा राज्यसभा कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पहले लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है, रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि धन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? मैक्सिमम 14 दिनों तक। आप समझिए, मान लीजिए लोकसभा में पहले आया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में जो भी व्यक्ति हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा यह धन विधेयक सही नहीं है, तो क्या करेंगे? वापस करेंगे या कुछ चेंजमेंट करेंगे? तो भाई साहब, इनको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखना है, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मतलब कहने का कि ये 14 दिन तक पढ़ सकते हैं, रोक सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। अगर 14 दिन के ऊपर, मान लीजिए 15 दिन तक यहाँ पे लोक धन विधेयक रखा रहा, तो वो स्वतः ही पास माना जाएगा। ठीक है, स्वतः ही पास माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर राज्यसभा में 14 दिन से पहले ही लोकसभा को वापस भेज दिया कि इसमें ये थोड़ा सा चेंजमेंट कीजिए, तो वो लोकसभा के ऊपर है कि वो माने या ना माने। कुल मिला के टोटल जो धन विधेयक का बॉस है, मालिक है, वो लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा केवल नाम मात्र का है कि चलो वहां फॉर्मेलिटी के लिए भेज दो, बस। समझ गए? तो यहां से प्रश्न बनते हैं, इस वजह से बता दिया मैंने। अब ये लोकसभा अध्यक्ष क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक, समझिए। पहली चीज तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 93 में किया गया है। जब नई सरकार का गठन होता है तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपस में ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के सदस्य के रूप में ही होता है। ठीक, तो कोई नया नहीं होता, पहले पिछले टर्न पे लोकसभा के बारे में काफी चीजें बता दी थी। अब लोकसभा के कैसे कुछ कार्य हैं, जैसे लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा में जो बैठकें होती हैं, बैठक होती हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में सदस्यों में एलएस लिख देता हूं। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं, समझिएगा, सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करना। सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करना कि कौन कहां बैठेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष बताता है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से करवाए दे रहा हूं। ठीक, लोकसभा में सदस्य प्रश्न पूछते हैं, विधेयक रखते हैं, किसकी अनुमति से? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। ठीक है, हाँ, एक चीज याद रख लेना है कि मत बराबर की स्थिति में, मत बराबर
की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष वोट करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? वोट करता है। मतलब जो टाई वाली स्थिति हो जाती है तो उसमें वोट कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, जो संयुक्त बैठकें होती हैं, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत इसकी अध्यक्षता करना कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। और संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान करना वो भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। सॉरी, सत्रावसान कह रहा हूं, वो तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के बैठकों को स्थगित करना, बैठकों को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। बाकी सत्रावसान आहूत वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो लोकसभा की बैठकों को स्थगित कौन कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ठीक। तो ये सभी कुछ जो है लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपने क्या लिखा था वहां पे? आपने लिखा था भाई लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा। उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। ठीक है। तो कुल मिला के कभी कभार क्या होता है, तीसरी कैटेगरी जो होती है वो भी पूछ ली जाती है। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है, भाई साहब अगर अध्यक्ष है तो वो अध्यक्षता करेगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? तो भाई साहब जो अध्यक्ष निर्धारित कर देगा, जिसको निर्धारित करेगा वो व्यक्ति क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से बिल्कुल सही है। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 10 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य। कुल मिला के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित एक सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्षता करेगा। कब? जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा, तब। क्लियर है? अब जैसे राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जी का कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जगह कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा? सीजीआई। ठीक है। तो कभी कभी तीसरी कैटेगरी आपसे पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अन्य में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। मतलब कुल मिला के सही उत्तर चुनना है हमें। देख लेते कौन सा सही है। देखिए पहला है, अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्या कह रहा है? पहला है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, धन विधेयक अभी हम लोगों ने देखा है आर्टिकल 110 में कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो पहला तो बिल्कुल सही है। पहला क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकृत कर सकती है। मतलब राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत कर सकती। गलत। स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो अस्वीकार कर ही नहीं सकती। इसके पास कोई पावर नहीं है। धन विधेयक की पूरी पावर लोकसभा के पास है। ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया है। तीसरा है राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को 14 दिन के अंदर वापस करना होता है। बिल्कुल सही है। ड्यूरेशन कितनी होती है? 14 दिन की होती है कि अगर धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा केवल 14 दिन तक रख सकती है। उसके बाद कोई उसके पास अधिकार नहीं है कुछ कहने का। बस वो देख ले कि हाँ ये धन विधेयक है, फिर वापस कर दे। 14 दिन के ऊपर हो गया तो ऑलरेडी वो पास माना जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के धन विधेयक के विषय में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। उसके बाद चौथा है राज्यसभा तथा लोकसभा में धन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, जो कि गलत है। अब मैंने आपको बताया था कि संयुक्त बैठक कब कब हो सकती है या कब कब नहीं हो सकती। तो संयुक्त बैठक एक आपका जो महाभियोग होता है, महाभियोग, इस पे नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक आपका धन विधेयक है, धन विधेयक इस पे नहीं हो सकती। और संयुक्त बैठक आपका संविधान संशोधन विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक, इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो ये प्रमुखतः 3 कंडीशनें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि किस पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो ये 3 आपको याद रखनी है। हालांकि मैं करवा चुका हूँ। और तो यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी।
तो अगर आप क्लासेस ले रहे हो रेगुलर तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड बताया इसके बारे में, ठीक, संयुक्त बैठक के बारे में। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत होती है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक कब होती है, क्यों होती है, ये सब मैं बता चुका हूँ। और अभी तक संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन हो चुका है, जिसमें से जो पहला है वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। क्या था मामला? दहेज निरोधक या दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक एक्ट, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था वो 1978 में हुआ था, बैंकिंग सुधार अधिनियम था, कोई बैंकिंग सुधार एक्ट था। और तीसरा जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। ये क्या था? ये पोटा था। पोटा, पोटा मतलब है आतंकवादी निरोधक अधिनियम। आतंकवादी, आतंकवादी निरोधक अधिनियम, ठीक है। तो ये 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन हो चुका है, जिसमें से सबसे पहली बार बोला है तो 1961 में हुआ था। कौन सा? दहेज वाला। तो ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का, आगे देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको घटना चक्र में थोड़े से कम मिलेंगे, इसी वजह से कह रहा हूं कि ये वाले जो सीरीज चल रही है इसको आप लोग जरूर अच्छे से देखें। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है। तो पहला दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठकों का अनुमोदन किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 की तहत तो होता है। उसके बाद है लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में संपन्न हुई थी, बिल्कुल सही है। 1961 में संपन्न हुई थी। दहेज प्रतिषेध या दहेज निरोधक अधिनियम था। अध्यक्षता उसकी अनंत संयम आयंगर ने की थी। उसके बाद है उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, गलत। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है अगर ये पूछ ले आपसे तो याद रखना है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, 1 और 2। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? याद रखना है कि जो लोकसभा सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में आता है, ऑप्शन डी। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? लोकसभा महासचिव। लोकसभा का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा महासचिव। क्लियर है? नेक्स्ट, संसद के 2 अनुक्रमित सत्रों में अंतर नहीं हो सकता। तो कुल मिला के संसद के 2 अनुक्रमित सत्रों, सत्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के सत्र हैं। कौन कौन से? एक तो बजट सत्र है, दूसरा है मानसून सत्र, मानसून सत्र, और फिर है शीतकालीन सत्र। तो 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 माह का गैप हो सकता है। अब जब मैक्सिमम 6 माह का गैप होगा तो साल में सिर्फ 2 ही सत्र हो पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि 2 सत्रों के बीच अंतर नहीं हो सकता, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। मैक्सिमम आप 6 माह का अंतर कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? और ये देखो 22 में आया हुआ क्वेश्चन है और लोकसभा बोला गया है और चुनाव बोला गया है। तो अगर मैं पहले तो वर्तमान की बात कर लूँ, वर्तमान में जो लोकसभा हुई है, लोकसभा बनी, ये किस नंबर की लोकसभा है या किस नंबर की सरकार है? तो 18वीं लोकसभा है। ये पता है आपको? 18वीं लोकसभा है, ठीक है ना। पहला सत्र 24 जून को शुरू हुआ था। प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? 24 जून को। ये सब करंट अफेयर है, आपको अच्छे से याद करना, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अब हमसे 7वीं 11वीं 9वीं 13वीं का बोला है, चुनाव वर्ष कब था? तो देखो अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो देखो पहली चीज तो 7वीं 11वीं 9वीं 13वीं 18 जो 18 के 18 लोकसभा है शायद आपको ना याद हो पाए। हो सकता है किसी को प्रधानमंत्री पूरे ना याद हो, ठीक है ना। और याद हो भी तो तुरंत भूल जाते हैं लोग। तो पहली चीज तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, पहले बता दूं, ये 1980 में हुआ था चुनाव, ठीक है। अब इसको या तो ऐसे याद कर लो पूरी लिस्ट बना के, समझिएगा, या तो याद कर लो लिस्ट बना के, क्योंकि काउंट करके आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि आप 5-5 साल घटाते रहोगे तो आता रहेगा, नहीं, वो गलत है, ठीक है। और या तो आप जब पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे, पंचवर्षीय योजनाएं जब मैं बताऊंगा, पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा।
ठीक। और नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक, लेकिन जब आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ोगे तब आपको याद रहेगा। पंचवर्षीय योजनाएं जब भी आएंगी तो मैं इसको पूरा कवर करूंगा उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्य है और लोकसभा की सीटें हैं। सीटें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यूपी की तो पता ही होनी चाहिए। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, वो भी ज़्यादा है। फिर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 42 है। तमिलनाडु में 39 है। बिहार में 42 नहीं है, बिहार में 40 है। और गुजरात में 26 है। तो कुल मिला के बिहार जो है कौन सी सीट सुमेलित नहीं है? तो बिहार वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, सीटें आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। आगे देखें, भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे पहले वाले? तो पहले थे जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, अगर पूछता है कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे तो भी जीवी मावलंकर करना है। ठीक है, और जीवी मावलंकर के बारे में एक पॉइंट याद रख लेना है कि लोकसभा में ऐसे ये अध्यक्ष रहे थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, पूछता है कि पद पर रहते हुए किसका किसका निधन हुआ? तो जीवी मावलंकर का हुआ। और एक व्यक्ति है जीएस बालयोगी, जीएम बालयोगी, इनका और इनका 2 लोग हैं। उसके बाद जीवी मावलंकर के बारे में एक चीज आपको याद करनी है, क्या? कि ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष जिनको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो मैं यहां लिख देता हूं, इनको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, लाया गया, एक ही मात्रा है ये, लाया गया था, जीवी मावलंकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं? मतलब लोकसभा के क्या क्या अधिकार हैं, ये बताइए। तो देखिए, अब जो आ रहा है वो देखो पहले, और जो नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेट करो। ठीक है ना, तो पहले जो आ रहा है वो देखो, धन विधेयक को पेश करना। तो हमने पढ़ा है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पास हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, लोकसभा के एक अधिकार है, पर्सनल लोकसभा का अधिकार है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब पहला सही है तो जाहिर सी बात है सी में 1 नहीं लिखा हुआ है, डी में 1 नहीं लिखा हुआ है, गलत हो जाएंगे। अब या तो 3 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, अब 2 हटा दो। देखो सॉल्व करने का तरीका, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। मंत्रिपरिषद मतलब है मंत्रिपरिषद, केंद्र का मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को हटा दोगे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना। और मैंने आपको महाभियोग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में पेश करो चाहे राज्यसभा में पेश करो, कुल मिला के पहले कहीं भी पेश किया जा सकता है। तो ये दोनों का अधिकार है, लोकसभा का केवल तो नहीं है। तो चौथा भी हटा दो। तो इसका मतलब है तीसरा आपका बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या प्रधानमंत्री के विरुद्ध, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको केवल 1 और 3 यहां पर सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास है? ठीक है, वैसी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो धन विधेयक को पुनः स्थापन, कुल मिला के धन विधेयक का स्थापना करना या धन विधेयक को लागू करना लोकसभा के पास है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भाई साहब ये लोकसभा राज्यसभा दोनों का अधिकार है, चौथा तो नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पास हो सकता है। तो ये भी तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 सही है, इसका मतलब है ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है शायद। हाँ देखो, ये 21 में आया हुआ है और ये 12 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड है और ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी 1 और 3 सही है और यहाँ पर भी 1 और 3 ही सही है। तो इस टाइप के भी कभी कभी डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, और आप क्वेश्चन को या तो एलिमिनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से होगा, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एक बार उस सिलेबस का एक बार रिवीजन करो और प्रश्न को कैसे हल करना है इसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपको बहुत चीज़ें पता होंगी लेकिन बहुत चीज़ें पेपर में नहीं आती हैं।
आप वो जो पेपर में प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये दूसरा वाला है, ये साफ साफ पता चल गया गलत है, अब इसके बारे में क्या करना, जान के हटा दो, आगे देखेंगे। अभी आगे चले। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? भारतीय राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति वाले मैंने आपको बताया भी था और ये लेटेस्ट आया भी है कि ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के। नीलम संजीव रेड्डी पहले राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, है ना। तो काफी चीजें हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो भाई राज्यसभा में हम क्या नहीं पेश करते पहली बार? साधारण विधेयक तो कहीं भी जा सकता है, राज्य पुनर्गठन कहीं भी जा सकता है, संवैधानिक संशोधन संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसको केवल और केवल पहले लोकसभा में पेश होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? कहाँ? लोकसभा में। भाई संयुक्त बैठक में नहीं हो सकता, राज्यसभा में नहीं हो सकता, केवल लोकसभा में ही हो सकता है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी हैं। किसके उत्तरदायी हैं भाई भारत के प्रधानमंत्री? देखिए, केंद्र के जो मंत्री परिषद होती है, केंद्र की मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद में ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री तो होता है। तो ये प्रधानमंत्री या केंद्र के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन बी तो पहली चीज सही है। उसके बाद केंद्र के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आपका आर्टिकल कैसे बोला गया है? आर्टिकल 75(3) में बोला गया है। ये कई बार आ चुका है, याद रखना है। ठीक, दूसरी चीज है, जब भी केंद्र की मंत्रिपरिषद आएगी तो आपको प्रधानमंत्री रिलेट करना है। क्यों? क्योंकि केंद्र की मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो चाहे पूछ ले कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति, और चाहे मंत्रिपरिषद पूछ ले किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। क्लियर है? चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो संयुक्त बैठक कब होती है, कब कब हुई है अभी तक, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? संयुक्त बैठक किस कंडीशन में हो सकती है? तो हमने आपको कराया है कि संयुक्त बैठक कब नहीं हो सकती। तो भाई संविधान संशोधन नहीं हो सकती, धन विधेयक में नहीं हो सकती, विनियोग विधेयक में नहीं हो सकती, केवल और केवल सामान्य विधेयक जो होते हैं उसी में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठकों का आयोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर देते हैं विचार। जब लोकसभा भंग होती है, समझिएगा, यहां पे लोकसभा भंग होती है ये कह रहा है, तो मैं यहां छोटा सा कंसेप्ट ये लेके चलता हूं। मान लो एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब आपको पता है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। मतलब कहने का कि लोकसभा भंग हो सकती है, क्योंकि लिखा भी हुआ है। अब होता यह है कि मान लो कि कोई विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा से पास होके ये जाएगा राज्यसभा में, ये रूल होता है, और राज्यसभा के बाद पास होके राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो कोई विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा से पास होके गया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में पास होने से पहले ये लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। ये लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। मतलब समझे, अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से पारित होने से पहले, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ अभी, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गई, तो ये विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त। लेकिन अगर वही लोकसभा है और वही राज्यसभा है, और अब उल्टा हो रहा है कि राज्यसभा से पारित हो रहा है, अगर कोई विधेयक राज्यसभा से पारित हो रहा है और राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई, अब यहाँ राज्यसभा को थोड़ी ना भंग करेंगे, राज्यसभा तो स्थायी है,
तो अब हुआ क्या कि इन्वर्स हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और फिर लोकसभा में गया, लेकिन लोकसभा में पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई। तब राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो ये विधेयक क्या होगा, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नो प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जब लोकसभा भंग होती है और आर्टिकल 85 के तहत भंग होती है, ये मैंने आपको बताया ही था, आर्टिकल 85 के तहत भंग होती है। अब समझिए, पहला है राज्यसभा में लंबित विधेयक, मतलब राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो, व्यपगत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। सॉरी, व्यपगत बोल रहा हूँ। व्यपगत का मतलब है कि कोई प्रभाव, जैसे यहां मैंने बताया कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वही चीज है कि राज्यसभा में तो लंबित है वो विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लेकिन लोकसभा हो गई है भंग, तो क्या होगा, ये बना रहेगा वैसे, व्यपगत लैप्स, इतना याद रखो। ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद है, सॉरी, लोकसभा में लंबित होता है ऐसे, एक मिनट, समझिए, लोकसभा में अगर लंबित है तो वो व्यपगत होगा या लैप्स होगा, राज्यसभा में लंबित होगा तो वो व्यपगत नहीं होगा, उसको मंजूरी मिल जाएगी आगे जाके। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी है। ठीक, उसके बाद है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लंबित हो, लैप्स नहीं होता। तो बिल्कुल सही है, लैप्स व्यपगत नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों से तो मंजूरी मिल गई है, अब राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे, अब राष्ट्रपति उसको मंजूरी देता है कि उस पर वीटो पावर लगाता है, ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये तीसरा वाला भी आपका सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। राज्यसभा में कभी भी व्यपगत नहीं होगा, हमेशा लोकसभा में होगा। तो इस हिसाब से दूसरा तीसरा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर डाउट होता है तो एक बार फिर बताना, मैं इसको अगले दिन पर बता दूंगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र को अवसान, ठीक है, तो समझिए, संसद के सत्र को क्या होता है, आहूत किया जा सकता है और सत्र अवसान भी किया जा सकता है। आहूत मतलब शुरू और अवसान मतलब समाप्त। ये दोनों पावर किसके पास है? ये दोनों पावर है राष्ट्रपति के पास। मतलब संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और क्या कर सकता है? तो लोकसभा को, केवल लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए कि संसद के सत्र को स्थगित तो स्थगित कौन करेगा? तो संबंधित सदन का अध्यक्ष, चाहे वो राज्यसभा का सभापति हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो। ठीक है ना, स्थगित और आहूत सत्रावसान राष्ट्रपति, स्थगित संबंधित सदन का अध्यक्ष और लोकसभा भंग राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो सबके अधिकार आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे अवसान की बात कर रहा है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो देखिए, आने वाले समय में मैं आपको 4 आर्टिकल बताऊंगा, शायद 2 वीडियोस बाद वो चैप्टर है, आर्टिकल 330, 331, 332, 333। ठीक है, लगातार। अभी आपको केवल याद रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, तो लोकसभा में एसटी की सीटों का आवंटन या आरक्षण जो है ये आर्टिकल 330 में है, और एसटी का नहीं है, एससी का भी इसी में है। ठीक, आर्टिकल 330 में है क्या? लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, तो लोकसभा में जो एससी हैं, जो एसटी हैं, इनकी कितनी कितनी सीटें हैं? याद रखना है, एससी की 84 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें हैं, जिसमें से एसटी की सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। और अगर मध्य प्रदेश में कितनी है तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति एससी की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी की 6 सीटें हैं। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में आता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना है। ठीक, चलिए आगे चलें। और ये आरक्षण कब तक लागू है? ये आरक्षित सीटें कब तक लागू हैं? तो ये 2030 तक लागू है। नेक्स्ट, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? जाहिर सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं, बहुत ही नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में। तो लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें? 80, राज्यसभा में 31 सीटें। क्लियर?
नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? समझिए, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो हुआ क्या है कि लोकसभा में, और अगर विधानसभा की बात कर लें, हालांकि वो राज्य में अलग से फिर से बात करेंगे, लेकिन विधानसभा को भी इसमें जोड़ दें तो भी सही है कि लोकसभा में क्या हुआ कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होता है, जनसंख्या के आधार पर आधारित होता है। मतलब अगर मैं कह दूं वो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक, अब हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। इसमें क्या बोला जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, समझिएगा, जो निर्वाचन क्षेत्र है, क्यों निर्वाचन क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जनसंख्या के आधार से ही हम काउंट करेंगे सीट या सदस्य संख्या। तो जो निर्वाचन क्षेत्र है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में बोला गया कि जो निर्वाचन क्षेत्र है 1971 की जनगणना या जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा, के आधार पर तय होगा, और ये 2000 तक लागू रहेगा, सन 2000। ठीक है, सन 2000 तक लागू रहेगा। लेकिन हुआ ये कि 84वां संविधान संशोधन 2001 और हो गया। इसमें क्या बोला गया कि भाई जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 1971 के तहत ही, 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही लागू रहेगा। मतलब, और ये 2026 तक बढ़ा दिया गया। अभी तक क्या था, 2000 तक बढ़ा था, सन 2000 में फिर देखेंगे आगे, और जैसे ही 2000 आया तो फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 हो गया, और इसमें बोल दिया गया कि भाई जो निर्वाचन क्षेत्र या जनसंख्या के आधार था वो 1971 अभी मान के चलो, और इसको 2026 तक फिर बढ़ा दो। मेरी बात समझे? लोकसभा में क्या होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है जनसंख्या के आधार पर होता है सीटों का बंटवारा। 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ कि भाई 1971 की जनसंख्या जो हुई है, जनगणना हुई है, उसके आधार पर तय होता है ये सीटें। 2000 तक लागू रहेगी, सन 2000 में देखा जाएगा। तो सन 2000 आया, उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 होता है, और ऐसे बोला जाता है भाई साहब अभी मन नहीं कर रहा है, 1971 ही अभी फिर मान के चलो, और इसको 2026 तक लागू कर दो। अब जब 2026 आएगा तो फिर देखा जाएगा क्या होता है ना। तो 2026 में देखा जाए तो कुल मिला के अभी तक को आपको इतना डेटा याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता कौन है, ये निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता कौन है? चुनाव आयोग, क्योंकि वही तो जनसंख्या जनगणना कराती है, सॉरी क्या कहते हैं, वोटिंग कराती है। नहीं, याद रखना है, यहीं मैं लिख देता हूं कि जो निर्वाचन क्षेत्र है इसका जो निर्धारण होता है, इसका निर्धारण करता है परसीमन आयोग। परसीमन आयोग का गठन किया जाता है, तो परसीमन आयोग इसका निर्माण करता है निर्वाचन क्षेत्रों का। परसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार हो चुका है। परसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार हो चुका है। कब कब? 1952 में हो चुका था, 1962 में, 1972 में और 2002 में। 4 बार अब तक हो चुका है, ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद एक पॉइंट नोट करके लिख लेना है कि परसीमन आयोग जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी रिपोर्ट होती है, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते। मतलब जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इसके पास एक पावर होती है। तो ये स्टेटमेंट में कई बार आ चुका है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी जनगणना या कौन से आंकड़े आधारित हैं? 1971, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई नई सरकार चुन के आती है, जो नई लोकसभा का गठन होता है, तो उसमें स्पीकर से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ या नियुक्ति इसकी कौन करता है? दोनों करते हैं राष्ट्रपति, दोनों करते हैं राष्ट्रपति। और इसका काम क्या होता है? तो इसका मेनली सिर्फ 2 काम है। पहला काम, लोकसभा में जब तक स्पीकर, मेन स्पीकर नहीं आ जाता तब तक अध्यक्षता करना, और दूसरा जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। जब लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण कर लेंगे तो यही जो सदस्य होंगे
लोकसभा के शपथ जो सदस्य जो शपथ ग्रहण कर लेंगे तो यही जो सदस्य होंगे वो अपने में से ही मेन स्पीकर को चुन लेंगे। तो मेन स्पीकर जो होता है, जो स्पीकर होता है वो चयनित होता है, नियुक्त नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है, चयनित। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो होता कौन है, तो वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। वो स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता, वो लोकसभा के सदस्य के पद के सदस्य रूप में ही शपथ लेता है। क्लियर हो गई बात। केवल एक लीडर के रूप में उसको चुना जाता है। तो बस दो ही कार्य हैं, तो सदस्यों को शपथ दिलाना इसका कार्य है। ऑप्शन बी इज द राइट। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई गलत, स्पीकर है ही नहीं, उस अनुपस्थिति क्या होगी। स्थानापत्र रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, गलत, चुनाव का मतलब ही नहीं है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना, कोई प्रमाण पत्र चेक नहीं करता, सिर्फ शपथ दिलाता है और अध्यक्षता करता है जब तक मेन स्पीकर ना आ जाए। क्लियर है, आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि जब टाई की स्थिति आ जाती है, मतलब यहां से भी 100 वोट आ गए, यहां से भी 100 वोट आ गए तो बराबर हो गया, तो फिर एक वोट कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। ऑप्शन डी इज द राइट। और ये आर्टिकल 100 में इसका उल्लेख है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष भी वोट दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अभी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। अविश्वास प्रस्ताव जीवी मावलंकर के लिए लाया गया था। एक ही है ऐसे लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट। और पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब एक शब्द आया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में 2-3 पॉइंटें जरूर जान लेना है। अविश्वास, हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कहां लाया जा सकता है? केवल और केवल लोकसभा में। न्यूनतम, ये लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जब ये लाएगा कौन विश्वास प्रस्ताव? तो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। विपक्ष लाएगा, जैसे अभी मोदी जी के खिलाफ लाया गया था कुछ महीनों पहले। ठीक है, तो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। उसके बाद अगर बहुमत साबित हो गया, बहुमत साबित हुआ तो सरकार गिर जाएगी, अन्यथा चलती रहेगी। क्लियर है। आप समझिए कुछ ओरल बातें। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो क्या पीएम खुद वोट करेंगे? अगर पीएम वोट करेंगे, भाई देखो, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मैं मोदी जी का एग्जांपल लेता हूं, तो क्या मोदी जी इसमें वोट करेंगे कि भाई हमको मत हटाओ, मैं अपने सपोर्ट में वोट करता हूं? तो क्या खुद वोट करेंगे क्योंकि इन्हीं के खिलाफ लाया जा रहा है? तो बिल्कुल करेंगे। अब समझिए यहाँ पे क्या है। प्रधानमंत्री भी आगे आएगा, प्रधानमंत्री सब कुछ आएगा तो हम लोग देखेंगे उनके बारे में। याद रखना, एक पॉइंट में बोल दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है उसको किसी भी सदन का सदस्य रहना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। ठीक, कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्यता लिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर बन गया तो उसको 6 महीने के भीतर किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, कंफर्म है। लेकिन राष्ट्रपति में उल्टा है कि भैया अगर आप किसी भी सदन का सदस्य हैं और आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपको, जैसे ही आप राष्ट्रपति बनेंगे तुरंत आपका पिछला वाला पद रिक्त माना जाएगा। और प्रधानमंत्री में उल्टा है कि भाई सब सदस्यता लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब प्रधानमंत्री, मान लो अगर राज्यसभा से सदस्य हैं, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से सदस्य थे, तो अगर राज्यसभा से सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में केवल लाया जाता है, तब ये वोट नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से सदस्य हैं तो भाई लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो ये वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी है। ये प्रश्न अभी आपका यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आप पेपर उठा के देखना, पिछले साल ही आया है प्रश्न। 2008 में भी आ चुका है, उसके पहले तमाम आ चुके हैं, कई चीजें नहीं लिखी होती यहाँ पे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में से गलत है? लोकसभा के कार्यों में से गलत है। तो लोकसभा क्या कार्य नहीं कर सकता, देखते हैं। बिना राज्यसभा की सहमति के लोकसभा नए राज्यों का गठन नहीं कर सकता।
बिना राज्यसभा की सहमति से लोकसभा के नए राज्यों का गठन, बिल्कुल सही। किसी स्थान को रिक्त घोषित करना, ये लोकसभा का ही काम है। प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति, ये आगे हम लोग देखेंगे। नियम का आवंटन करना और कार्य आवंटन के नियम बनाना, और नियम को आवंटित कौन करता है, ये सभी आगे देखेंगे हम लोग। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति, सॉलिसिटर जनरल का मतलब क्या होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति तो भाई साहब राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति करते हैं, इसका तो कोई संबंध नहीं लोकसभा राज्यसभा से, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है, निलंबन होता नहीं है, विघटन होता नहीं है, स्थगन, सत्रावसान में कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना है सत्रावसान है। अगर कोई सत्र चला है, सत्र चला मतलब आहूत हुआ, शुरू हुआ और फिर समाप्त होगा, तो सत्रावसान होगा। इसके बाद जब दूसरा चलेगा फिर आहूत होगा, फिर सत्रावसान होगा। ठीक है। स्थगन कौन करता है, स्थगन तो अलग ही चीज हो गई ना, उसको मतलब अनिश्चित काल तक स्थगित कर देगा, ये अलग चीज हो गई। सत्रावसान किया जाता है, 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो होता है वो सत्रावसान होता है। 2 सत्र यहाँ लिखा हुआ है, सत्र यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे भी देख लो, इतना रिलेट कर लो। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहां पर समाप्त हो गए हैं। आज क्लास थी पॉलिटी की। आज हमने लोकसभा के बारे में कुछ चीजें देखी, लोकसभा के बारे में कुछ चीजें और बची हुई हैं, और भी देखेंगे, पूरी चीजें देखेंगे। लेकिन बस जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहो। अगर आपने पढ़ा है पहले से तो आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप थोड़ा सा डिटेलिंग देखिए। अगर नहीं पढ़ा है तो आप रटते चलो, ठीक है ना, रटते चलो। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल दिमाग में बैठाओ समझो, क्योंकि समझने समझाने का आप टाइम नहीं बचा है, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखो, अगर बेसिक तो पढ़ाई होगा आपने, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन में दिक्कत होगी, उनको रट लो, क्या दिक्कत। क्योंकि पढ़ना तो बहुत है, अभी इन्वायरमेंट भी बचा हुआ है, साइंस भी है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो खैर, वीडियो पसंद आया, नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।